Hello friends, I hope you all are doing well. My name is Sarthak Kaushik and I welcome you all on this YouTube channel of Learn and Compete. So, थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर्स की सीरीज हम यहाँ पे कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आइडियल गैस के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो उसी डिस्कशन को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, कुछ बेसिक्स टर्म्स की बात की थी। व्हाट इज मोल, व्हाट इज मोलर मास, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास एंड द मास ऑफ एनी गैस। ठीक है, तो अब अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसको देखने से पहले आप उसको एक बार देख ले, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर हो जाएंगे। तो फिर अदरवाइज आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस के बारे में। देखो, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि वंडर वॉल गैस इक्वेशन, वंडर वॉल्स गैस इक्वेशन। तो वंडर वॉल ने क्या किया, इन्होंने एक रिलेशन दिया बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विच कवर्स डिफरेंट गैसेस। जो मैं बोलूं मोस्ट ऑफ द गैसेस को वो इक्वेशन कवर करती है। ठीक, और वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन थी P प्लस A अपॉन V बार स्केयर इंटू V बार माइनस B इक्वल्स टू R बार इंटू T। ये यहां पे जो टर्म्स यूज हुई हैं उनको हम प्रीवियस वीडियो में पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। P यहां पे है प्रेशर, ठीक है, A और B यहां पे है कांस्टेंट्स, V है यहां पे वॉल्यूम मोल बेसिस पे, और R बार है यहां पे आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको मैं दोबारा एक बार यहां पे लिख देता हूं, इसको हम क्योंकि यूज करेंगे तो R बार है दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, कोई भी गैस आप यूज करो इसकी वैल्यू होगी 8.314 एंड यूनिट्स आर किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। ठीक है, ये इसकी होती है यूनिट। ठीक, ये मोल किलो मोल क्या है ये हम पहले ही प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये तो वंडरवॉल की गैस इक्वेशन है जिससे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में हमको क्या मिला, एक रिलेशन मिला। ठीक, और ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी जो रियल गैसेस है उनके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हमको यहां पे स्टडी करना है आइडियल गैस के बारे में। अब आइडियल गैस रियल गैस से कैसे डिफरेंट है, कब हम किस गैस को आइडियल गैस बोल सकते हैं, उसके दो अजम्पशन हैं। तो क्या अजम्पशन है आइडियल गैस कंसीडर करने के, देखो सबसे पहले हम अजम्पशंस देख लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट अजम्पशन है दैट इज कोहेसिव फोर्सेस आर नेग्लेक्टेड। जो कोहेसिव फोर्सेस है उनको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं, आपको पता होगा कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे, ठीक है, कंटेनर में कोई भी अगर गैस कंसीडर करूं तो इस गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। ठीक, तो कोहेसिव फोर्स को हम नेग्लेक्ट करेंगे। ओके, and the second thing is the volume of molecule is neglected। जो volume of molecule is neglected with compare to the volume of the system। अब यहां पे ये जो हमने एग्जांपल लिया है, सपोज यहां पे अगर मैं पिस्टन लगा देता हूं तो ये हमारा दिस वन, लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो ये आपका पूरा वॉल्यूम हो गया किसका, सिस्टम का। तो इस वॉल्यूम के कंपेयर में जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो इन दो अजम्पशंस के साथ हम गैस को आइडियल गैस कंसीडर कर सकते हैं। एक तो कोहेसिव फोर्सेस अगर हम नेग्लेक्ट कर दें और मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट कर दें तो हम गैस को, किसी भी गैस को आइडियल गैस कंसीडर कर सकते हैं।
ओके, अब बात आती है कि उस आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होगी। अब यहां पे देखो, ये हमारे पास वॉन डेर वाल इक्वेशन है, यहीं से हम आइडियल गैस की इक्वेशन लेके आएंगे। सो यहां पे देखो ये प्रेशर है, तो प्रेशर के साथ अगर कुछ भी यहां पे ऐड हुआ है तो दैट मींस ये भी किसको डिनोट करेगा, ये टर्म भी किसको डिनोट करेगी, प्रेशर को डिनोट करेगी। ठीक है, और ये जो टर्म है ये टर्म डिनोट करती है प्रेशर ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस। जो कोहेसिव फोर्स होते हैं उनकी वजह से जो प्रेशर आएगा उसको ये टर्म डिनोट करती है, और कोहेसिव फोर्स को हम यहां पे नेग्लेक्ट करेंगे तो इस वाली टर्म को हम यहां पे नेग्लेक्ट करेंगे। तो एक तो ये A अपॉन V बार वाली जो टर्म है ये हमको नेग्लेक्ट करनी होगी। ओके, और यहां पे आप देखो ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के साथ जो भी टर्म है यहां पे जो माइनस होगा ये भी वॉल्यूम ही रिप्रेजेंट करेगा। ऑब्वियसली बात है, अरे वॉल्यूम के साथ कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्शन होगा तो वो वॉल्यूम ही तो होगा, वो भी तभी तो हम कर सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे। तो V हो गया हमारा देखो पूरे सिस्टम का वॉल्यूम, और ये हो गया B हमारा मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। तो एक्चुअल जो वॉल्यूम बचेगा वो बचेगा ये V माइनस B, ये होगा एक्चुअल वॉल्यूम। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर दें तो एक्चुअल वॉल्यूम हमारा पूरा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो इनको अगर हम यहां पे कंसीडर करें इन दोनों अजम्पशन को, और ये दो टर्म्स को जब हम नेग्लेक्ट करते हैं तो आइडियल गैस की जो इक्वेशन हमारे पास आएगी दैट इज P V बार इक्वल्स टू R बार इंटू T। जी हाँ, ये है आपकी इक्वेशन आइडियल गैस की, जो आपको ध्यान रखनी है, और किस फॉर्म में ध्यान रखनी है वो मैं बता देता हूं। देखो V बार यहां पे वॉल्यूम है मोल बेसिस पे, ठीक है, इसकी बात हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो इसको अगर मैं वॉल्यूम यहां पे लेता हूं सिंपल, तो PV इक्वल्स टू NR बार T, PV इक्वल्स टू NR बार T। सो यहां पे ये होगा आपका, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, बिकॉज ये रिलेशन होता है कि V इज इक्वल्स टू V बार इक्वल्स टू V बाय N, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहां पे हमने V बार को, ठीक, तो यहां पे हमने क्या किया, V बार को हमने यहां पे रिप्लेस किया V बाय N से। तो यहां पे आप N इधर चला गया तो ये हो गया PV इक्वल्स टू NR बार T, वेयर P इज द प्रेशर। ठीक है, तो यहां पे कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको ध्यान रखनी है। P यहां पे प्रेशर है, ठीक है, कैसा प्रेशर होगा, P यहां पे होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर होगा, गेज प्रेशर नहीं होगा। ठीक, V क्या है आपका यहां पे वॉल्यूम। अब यहां पे V सिंपल वॉल्यूम है, ठीक, कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं है, कोई मोल बेसिस वाला वॉल्यूम नहीं है, सिंपल वॉल्यूम है। N है आपका नंबर ऑफ मोल्स, N हो गए नंबर ऑफ मोल्स। R बार मैंने बता ही दिया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T हो गया आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर किस में होगा, यहाँ पे केल्विन में होगा। तो जब भी आप इस इक्वेशन को यूज करोगे तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि प्रेशर एब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर हमारा केल्विन में होना चाहिए। ओके, अब यहां पे एक रिलेशन होता है दैट इज R इज इक्वल्स टू R बार अपॉन M, R इक्वल्स टू R बार अपॉन M। ये क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है बिटवीन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। यहां पे ये जो R है दिस इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ठीक है, और R की वैल्यू डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होगी, लेकिन R बार तो यूनिवर्सल है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक, सो R अगर हमको कैलकुलेट करना है, सपोज फॉर ऑक्सीजन O2 के लिए R कैलकुलेट करना है, तो O2 के लिए हमको पता है M क्या है यहाँ पे, मोलर मास, M क्या है, मोलर मास। ठीक है, ये क्या होगा ऑक्सीजन O2 के लिए क्या होगा, 32, 16 इंटू 2 32। तो यहां पे हम R कैलकुलेट करेंगे R बार अपॉन M। तो R बार की वैल्यू आपको पता है 8.314 एंड हेयर M इज 32। सो यहां से R की जो वैल्यू निकल के आएगी नियर अबाउट समथिंग 0.258 समथिंग, दैट मच ऑफ किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर
केजी केल्विन। ठीक है, तो ये रिलेशन हम यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के लिए। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट सब का अलग अलग होगा। ठीक, चलो ये बात हुई। सिमिलरली हम एयर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो फॉर एयर, देखो एयर एक्चुअल में बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। सो एयर में जनरली अगर मैं बात करता हूं तो 71% ऑक्सीजन एंड 29%, सॉरी 71% करेक्शन, 71% नाइट्रोजन एंड 29% ऑक्सीजन। ठीक है, और भी बहुत सारी गैसेस हैं लेकिन मेनली यही दोनों गैसेस होती हैं। तो एयर के लिए अगर मोलर मास कैलकुलेट करना होगा m, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज 0.71 इंटू नाइट्रोजन का कितना होता है 28 प्लस 0.29 इंटू 32 एंड ये आपका आएगा नियर अबाउट 29 पॉइंट समथिंग ये आता है। इसको वैल्यू आप चेक कर लेना एक बार। तो अगर एयर के लिए हम जब R कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, R फॉर एयर। सो क्या आएगा 8.314 अपॉन यहाँ पे ये 29 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आएगी। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये होगी R की वैल्यू एयर के लिए, ये आपको ध्यान भी रखनी है। ठीक है, और एयर को हम आइडियल गैस कंसीडर करते हैं। सो यहां पे नोट करके लिखेंगे दैट इज एयर इज कंसीडर्ड एज, ठीक है, होती नहीं है, कंसीडर करते हैं हम। कोई भी गैस आइडियल नहीं है। ठीक, एयर इज कंसीडर्ड एज एन आइडियल गैस, एज एन आइडियल गैस। एयर को हम आइडियल गैस कंसीडर करते हैं। एक बात, ओके। और कुछ बातें देखते हैं। देखो यहां पे हमने रिलेशन देखा कि R इक्वल्स टू R बार बाय M। ओके, अब यहां पे अगर मैं R बार की जगह पे ये यहां पे पुट करता हूं क्या R इंटू M, तो यहां से ये इक्वेशन बन जाएगी PV इक्वल्स टू N इंटू M, R इंटू M, M यहाँ पे मोलर मास है, इंटू T। और आपको पता है N इंटू M को मल्टीप्लाई करके हमको क्या मिलता है? मास मिलता है। ठीक है, ये रिलेशन हम कल ही देख चुके हैं। दैट इज N इक्वल्स टू कैपिटल M दैट इज मास, सॉरी कैपिटल M दैट इज मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो यहां से इक्वेशन आएगी आपके पास आइडियल गैस की PV इक्वल्स टू कैपिटल M जो कि होगा मास RT। R होगा अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ये आइडियल गैस की इक्वेशन है ये वाली, या ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। दोनों का मतलब सेम ही होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इस इक्वेशन को लेके चलेंगे। PV इक्वल्स टू MRT, आपने कई बार सुना भी होगा आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू MRT, PV इक्वल्स टू MRT। ठीक है, ये तो आपको ध्यान रख लेना है, यहां पे M मास होगा बस। ठीक है, सो PV इक्वल्स टू MRT इज द आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, सो एयर इज कंसीडर्ड एज एन आइडियल गैस बिकॉज एयर में जो कोहेजन फोर्स होता है वो काफी कम होता है, इसलिए हम एयर को आइडियल गैस कंसीडर कर सकते हैं। तो आइडियल गैस की हमारे पास इक्वेशन आई है, दैट इज इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या इक्वेशन है आइडियल गैस की? PV इक्वल्स टू MRT, एक तो ये इक्वेशन है, और एक क्या इक्वेशन है हमारे पास? PV इक्वल्स टू NR बार T। ये दोनों ही आइडियल गैस की इक्वेशन है, कोई भी आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, लेकिन हम मोस्टली इस वाली इक्वेशन को लेके चलेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी। आइडियल गैस इक्वेशंस फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम और क्या बोलते हैं? और हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ये नाम ध्यान रखना है, बहुत पूछते हैं एग्जाम में, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम हमारा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल
कोई भी अगर बात होती है कहीं पे रिजिड वेसल, कहीं पे भी अगर टर्म यूज हो गया ना रिजिड, तो वहां पे वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सब फॉर एग्जांपल देखो यहां पे ये कोई वेसल है, कोई कंटेनर है, ये रिजिड है। रिजिड मतलब ये पूरी तरह से फिक्स है, इसकी बाउंड्री चेंज नहीं हो सकती हैं, इसके अंदर गैस है, कुछ भी है, ये आपका सिस्टम है, तो ये यहाँ पे जो भी प्रोसेस अंदर चलेगा वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा, बिकॉज इस सिस्टम का ये वॉल्यूम है पूरा, इस सिस्टम का ये वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम रहेगा कांस्टेंट। तो ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और इसको दूसरा नाम क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम आपका रहेगा कांस्टेंट। ठीक, और अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं इस प्रोसेस के लिए, तो वो आएगा आपका दैट इज PV इक्वल्स टू MRT, ये होती है आइडियल गैस। ओके, और P अपॉन V इक्वल्स टू, मैं यहां से इसको लिख सकता हूं MR अपॉन V। अब देखो यहां पे M, ये कैपिटल M होगा, सॉरी कैपिटल M होगा मास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यहां पे PV इक्वल्स टू MRT में यूज कर रहा हूं तो M को कैपिटल ही होगा। M तो मास है, कांस्टेंट रहेगा। R क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। तो अगर कोई भी गैस, हमने बोल दिया ना यहाँ पे कि कोई गैस है, तो उस गैस के लिए ये R की वैल्यू फिक्स रहेगी। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए R की वैल्यू फिक्स रहेगी, डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे गैस फिक्स हो गई तो R भी फिक्स हो गया। और यहाँ पे प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो दैट मींस वॉल्यूम भी यहाँ पे क्या है, फिक्स है। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, ये कांस्टेंट हो गई, ये पूरी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं P अपॉन T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और हम यहां पे इसको बोल सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है किसी भी प्रोसेस में, और हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसका प्रेशर भी, ठीक है, उसी प्रोपोर्शनल में इंक्रीज होगा। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। और यहां से हम इसको लिख सकते हैं दैट इज P1 अपॉन T1, बिकॉज P बाई T कांस्टेंट है, तो P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। ठीक है, तो इस तरह हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए ये आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। ये होगी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो सॉरी, PV डायग्राम पे। ठीक है, PV डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ये होगा P, ये हो गया V सपोज यहां पे। तो PV डायग्राम पे अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हमको शो करना है, तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कैसा आएगा, कुछ इस टाइप से आएगा ये। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन आएगी दिस। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन आएगी, ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है प्रोसेस 1 से 2 इधर की तरफ अगर जा रहा है, और ये नीचे की तरफ भी हो सकता है प्रोसेस 1 से 2। तो अगर PV डायग्राम पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कैसे शो करेंगे, हम ये वर्टिकल लाइन से। देखो इस पूरी लाइन पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। सिमिलरली यहां से हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इस पूरी लाइन पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इस तरह शो करते हैं PV डायग्राम पे। और ये होगी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सेकंड, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, नाम आपको ध्यान रखने हैं, देखो। ठीक है, ये नाम डायरेक्ट पूछते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस मींस जिसमें प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। सो दैट मींस इस प्रोसेस में प्रेशर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, सो इस प्रोसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, देखो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू MRT, और इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज V अपॉन T इज इक्वल्स टू MR अपॉन P। ओके, अब M कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए P भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। तो यहां से आएगा हमारे पास V बाई T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और वी कैन से दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड
यहां से आइडियल गैस इक्वेशन आएगी हमारे पास V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। सो V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2, ये आएगी हमारे पास। दैट इज द इक्वेशन फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। क्योंकि आइडियल गैस की इक्वेशन को यूज करके हम यहां तक पहुंचे हैं, तो आइडियल गैस की इक्वेशन होगी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। और इसको अगर हमको ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे, पीवी डायग्राम पे इधर प्रेशर और इधर मैं वॉल्यूम लेता हूं, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो क्या होगा, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगे। 1 से 2 ऐसे भी हो सकता है प्रोसेस और ऐसे भी हो सकता है प्रोसेस। ठीक है, ये 1 से 2 या तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ठीक, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो कैसे दिखाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से। देखो इस लाइन पे आप कहीं भी देखो प्रेशर हमेशा इतना ही रहेगा कांस्टेंट, इस लाइन पे आप कहीं भी देखो प्रेशर हमेशा इतना ही रहेगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को इस तरह हम शो करते हैं। ठीक, देखो ये जो रिलेशन है इसको हम चार्ल्स लॉ भी बोलते हैं। देखो यहां पे इसी को हम क्लियर करके चलेंगे, चार्ल्स लॉ, सॉरी चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस। ये क्या है, चार्ल्स लॉ है। तो चार्ल्स लॉ क्या है, देखो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस। तो दैट मींस ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की ही बात हो रही है। यहां पे आप देखो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और आइडियल गैस इक्वेशन में मैंने आपको बताया टेम्परेचर हम हमेशा एब्सोल्यूट लेते हैं, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर। जब हमने कांस्टेंट प्रेशर यहां पे कंसीडर किया है तभी तो ये इक्वेशन आई है। तो चार्ल्स लॉ भी इसको बोलते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि चार्ल्स लॉ भी पूछ सकते हैं, तो वो भी यही चीज है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो आता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो एज नेम सजेस्ट इस प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। इसके लिए देख लेते हैं आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होगी। तो इसके लिए होगी, देखो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू MRT ये होती है। M कांस्टेंट होगा, गैस अगर फिक्स होगी R कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी फिक्स होगा। सो दैट मींस PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यहां से हम बोल सकते हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और यहां से इक्वेशन आएगी P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये आएगी इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, और ये क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जी हाँ, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ भी बोलते हैं। तो बॉयल्स लॉ क्या है हमारा, यही है जो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस से रिलेशन आता है। दैट इज फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट फिक्स टेम्परेचर, एट फिक्स टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, इसको हम बॉयल्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक, और पीवी डायग्राम पे कैसे हम शो करते हैं इसको देखो। ठीक है, देखो ये आता कैसे है ये हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, इसको
जो पीवी डायग्राम पे कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जो होता है वो आता है कुछ इस टाइप से, इस टाइप से बनता है ये। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस दैट इज जिसमें प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बिकॉज देखो इन दोनों का जो ये रिलेशन है तो इनवर्स है ना, तो अगर मैं यहां से यहां जाता हूं, इधर देखो आप, इधर देखो, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इनका इनवर्स रिलेशन आएगा। उल्टा चलते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, दोनों इनवर्स रिलेशन में होंगे। और ये जो कर्व बनता है ना, मैथमेटिक्स में एक कर्व बनता है हाइपरबोलिक, ठीक है, हाइपरबोलिक कर्व ये बनता है, हाइपरबोलिक, ठीक। बिकॉज देखो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हाइपरबोला कर्व की इक्वेशन होती है एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्या होती है, एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे ये अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये होगा हाइपरबोलिक, इस तरह बनता है कर्व, एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और यहाँ पे आप इसकी इक्वेशन देखो जरा, पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो ये भी तो वही इक्वेशन है ना, एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, पी और वी, तो ये कैसा कर्व बनेगा, हाइपरबोलिक कर्व बनेगा। और कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल प्रोसेस को इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछते हैं, हाइपरबोलिक प्रोसेस भी बोलते हैं, हाइपरबोलिक प्रोसेस। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरबोलिक प्रोसेस। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा जितना भी हमने यहाँ पे बात की है आइडियल गैस की, ठीक। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल ऑल्सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।